हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि जो न्यायाधीश को जो हटाने के लिए जो है प्रावधान दिया गया था, जैसे कि राष्ट्रपति के आदेश पर जो न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं लोकसभा से 100 सदस्य का सहमति होना अनिवार्य है। वही राज्यसभा से हम बात करते हैं तो 50 सदस्य की होना अनिवार्य था। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर था। वही 14 दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य था। लेकिन एक और अधिनियम है, मतलब कि एक और अधिनियम के तहत बताया गया है कि न्यायाधीश को जो हटाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का भी प्रावधान है। इसी के तहत जो है हटाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं महाभियोग जो है लिखा हुआ गलत है। अब हम बात करते हैं, ये तो पीछे का था, इतना तो हम कर दिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो है शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो यह जो एक तरह से जो संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से क्या है, तो संघीय न्यायालय है। ठीक। वही दूसरी तरफ हम यह बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से हम बात करते हैं अपील का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से मान सकते हैं सुप्रीम अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है। तो एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार का रक्षक है। वही आगे हम बात करते हैं कि संविधान का जो है अंतिम व्याख्याकार है। तो यह जो है हम क्या देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है क्या क्या जो है क्षेत्र है, क्या क्या पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में देख लिया। आगे हम बात करते हैं कि अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भी अभिलेख न्यायालय होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को जो एक तरह से अभिलेख के तौर पर रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हमने एंशिएंट टाइम में पढ़े थे, एंशिएंट टाइम में क्या पढ़े थे, शिलालेख के बारे में पढ़े थे। जैसे अशोक स्तंभ लेख हो गए, शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गया, बृहद शिलालेख हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखे थे। तो उसमें क्या होता था कि जो अपने जो एम्पायर वगैरह होते थे अपने टाइम में जो कार्य करते थे उस कार्य को जो है एक तरह से शिलालेख में लिखवा के जो है उसको रख देते थे, या तो फिर पांडुलिपि वगैरह होते थे उस पर जो लिख कर रख देते थे। ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उस फैसला को जो है एक तरह से रखा जाता है और उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। ठीक है। बात करते हैं न्यायालय की, अगर इसकी अवमानना किया जाता है तो 6 माह का लिए दंड है। ठीक है, दीवानी मामले में भी और फौजदारी मामले में। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार का जो है रक्षक या गारंटर मान सकते हैं। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है एक तरह से हम बात करते हैं रिट जारी कर सकता है लोगों को जो अधिकार दिलाने के लिए, और लोगों के लिए अधिकार दिलाने के लिए वह केवल किस में, तो मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से जो रिट जारी करके जो है उसको जो है न्याय दिला सकते हैं। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि एक अपीलीय क्षेत्राधिकार को जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल माना गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है क्या हम कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करती है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हमारे लिए इसमें यूजफुल कहाँ है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करता है, जैसे कि संवैधानिक मामले की अपील, जो कि अनुच्छेद 132 में बताया गया है। तो संवैधानिक मामले की अपील अनुच्छेद 132 में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट के जो है फैसले होते हैं, अगर हाई कोर्ट के फैसले की अगर आपको अपील करना है तो आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 132 के अंतर्गत जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनुचित फैसले के खिलाफ, यानी फैसला ऐसा सुनाया गया है जिससे कि आप सहमत नहीं हो, तो उसके खिलाफ भी आप जो है संवैधानिक मामले के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दीवानी मामले में भी जो अपील करने का जो प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 133 में है। इस दीवानी मामले में क्या होता है वो तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, नहीं मालूम है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कमेंट कर दीजिए। आपराधिक मामले की अपील हो, आपराधिक मामले की अपील है, जैसे कि हम आपराधिक मामले की अपील के संदर्भ में अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना हो तो अनुच्छेद जो है 134 के तहत जो है हम अपील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अगर हाई कोर्ट ने क्या किया है
कि हम हाई कोर्ट के जो फैसले दिया है शायद हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, शायद हमें लग रहा है कि हाई कोर्ट जो है मेरे साथ जो है गलत किया है, ठीक है, हाई कोर्ट अपनी मनमानी किया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है हम अनुच्छेद 134 के तहत हम आपराधिक मामले में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जो है सिर्फ आपराधिक मामले में ही है, दीवानी मामले में नहीं जा सकते अनुच्छेद 134 के तहत, ठीक है, उसके लिए 133 है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट जो है 10 साल या 10 साल से अधिक का जो सज़ा दिया है, तो एक तरह से आप जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अनुच्छेद 134 के तहत। अब बात करते हैं कुछ विशेष अनुमति के द्वारा जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी जो सुनवाई करता है, आपकी मामला को देखभाल करता है। जैसे कि विशेष अनुमति में हम बात करते हैं तो संवैधानिक मामला तो हो ही गया, दूसरी तरफ हम बात करते हैं दीवानी मामले, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ, दीवानी मामले हो गए, आपराधिक मामला हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है कि सैन्य न्यायालय से संबंधित मामले को जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील नहीं कर सकते हैं, वो भी इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे हम देखते हैं मूल क्षेत्राधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट के जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है एक तरह से जो है आप अपील कर सकते हैं जिसमें कानून का विवाद हो, ठीक है। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं एक केंद्र व एक राज्य से अधिक का जो विवाद हो, तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। विवाद सरकार से संबंधित है तभी भी आप जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 131 में क्या बताया गया है, केंद्र व राज्य के विवाद सुलझाने के बारे में जो है बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है, अच्छा केंद्र और राज्य के बीच विवाद कब होगा, केंद्र और राज्य के बीच जो है विवाद किस स्थिति में हो सकता है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी में भी होता है, जैसे दिल्ली के एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम आगे पढ़ेंगे जब यूनियन टेरेटरी पढ़ेंगे तो इसमें इसको क्लियरिटी करेंगे, केंद्र व राज्य के बीच जो है विवाद होता है। जैसे कि हमें सुनते हैं ना दिल्ली में एलजी के ऊपर विवाद चलता रहता है केजरीवाल जी के साथ, तो वो सब पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो कौन ऐसे विवाद जो है शामिल नहीं है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मूल क्षेत्राधिकार का जो विवाद शामिल नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं, अरे भाई तू क्या हाथ से घूम गया, पैसा दे रहा है क्या लाइट चार्ज पर, चलिए विवाद शामिल नहीं है। इसमें संवैधानिक संधि हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जो है आप मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कहीं पर जल विवाद हो गया, वित्त आयोग से संबंधित मामला हो गया, केंद्र व राज्य के बीच खर्च व पेंशन, ध्यान दीजिए खर्च और पेंशन, और हम कितने क्या पढ़े थे ऊपर, केंद्र व राज्य के बीच जो है विवाद हो, कानूनी विवाद हो, तब उसमें हम अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम फिर यहीं पर हम विराम देते हैं, जो कि मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि सलाहकार क्षेत्राधिकार से पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो तक कंप्लीट ही हो जाएगा। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 3 होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सी पार्ट में और सुधार करना है, हमें वॉइस में प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, हर चीज़ के बारे में आप क्लियरिटी करके आप बता सकते हैं, तो हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो, जो कि मेरा पार्ट 3 होगा। बाय बाय।